मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हम जो है आंध्र सातवाहन वंश का अध्ययन करेंगे, जो कि ब्राह्मण वंश का ही एक वंश है। और ब्राह्मण वंश में हमने इससे पहले शुंग वंश और कर्ण वंश को देखा था। आज हमारे अध्ययन का केंद्र है आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश जो है 60 ईसा पूर्व से लगाकर 250 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। लगभग 300 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा। 250 मतलब 60 बीसी से लगाकर 250 एडी, मतलब 60 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी, मतलब टोटल मिलाकर 300 सालों का इनका शासनकाल रहा। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया। क्या कहा गया? आंध्र कहा गया पुराणों में इस वंश को। अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा गया, तो इसलिए दोनों को मिलाकर इनको कहा जाता है आंध्र सातवाहन। इनकी राजधानी क्या है? प्रतिष्ठान, है ना। प्रतिष्ठान, या कहीं कहीं हमको पोतन भी मिलती है ना। ये कौन सी नदी के निकट था? गोदावरी नदी के निकट था, और महाराष्ट्र और औरंगाबाद का क्षेत्र था। ये प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र और औरंगाबाद के निकट का ये क्षेत्र था। अब इनका जो टोटल हम साम्राज्य की बात करें तो उसका जो क्षेत्र विस्तार था वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में था मुख्यतः। सामंती व्यवस्था इसी काल में शुरुआत में आई थी। ठीक है, सामंती व्यवस्था जो होती है वो इसी काल में समझ में आई थी हमको। सामंती व्यवस्था में क्या होता है कि एक बड़ा राजा होता है, उस राजा के नीचे फिर छोटे छोटे राजा होते हैं। और चूंकि राजा बहुत बड़े राज्य पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता, तो अपने नीचे छोटे छोटे राजाओं को रखता है, तो इसको हम सामंती व्यवस्था कहते हैं, है ना। इसको फ्यूडलिज्म भी कहते हैं। सात महान शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इसके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा गया। ठीक है, किसको? सात महान शासकों को क्या कहा गया? दक्षिणाधिपति, तथा इसके द्वारा जो शासित प्रदेश थे तो उनको क्या कहा गया? दक्षिणापथ कहा गया, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी से हम जब नीचे आते हैं तो हमको विंध्याचल की पहाड़ी मिलती है, और विंध्याचल की पहाड़ी के नीचे हम देखते हैं कि विंध्याचल की पहाड़ी है, क्योंकि ये उत्तर में है, नर्मदा के दक्षिण में है, और ऐसे तो उत्तर में है, ठीक। और पश्चिम में शक है, और पूर्व में कलिंग है, और दक्षिण में आप देखेंगे तो कृष्णा नदी है। ठीक है, कलिंग राज्य ये रहा, इधर जो थे पश्चिम में शक थे, और ऊपर विंध्याचल की पहाड़ी है। तो ये उस टाइम का ये क्षेत्र था, और एक अच्छे खासे क्षेत्र पर किन लोगों ने कब्जा करके रखा था? इन्हीं आंध्र सातवाहनों ने कब्जा करके रखा था। अब हम इनके वंशजों का अध्ययन कर लेते हैं। इनके जो थे मुख्यतः सिमुख हैं। तो सिमुख जो थे आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक थे। सभी धर्मों में रुचि रखते थे। अंतिम समय में यह दुराचारी हो गए थे, तथा इसका वध हो जाता है और वहाँ की जनता द्वारा। ठीक है, लास्ट में जब कोई व्यक्ति दुराचारी हो जाता है तो उसका अंत होना भी चाहिए, वैसे इनका अंत हो गया था। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम देखते हैं सतकर्णी प्रथम, या सातकर्णी भी लिखा होता है। ठीक है, इसने 2 अश्वमेघ तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। किसने? यही सातकर्णी ने। इसकी रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी में ब्राह्मणों तथा बौद्धों को भूमि अनुदान दिया। ठीक है, तो इसकी रानी कौन थी? नागनिका। और नागनिका याद रखेंगे, ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। और ये किसकी पत्नी थी? ये सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। ठीक है, तो इसकी रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख, और नानाघाट अभिलेख गुजरात में, याद रखेंगे, अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी में ब्राह्मणों को और बौद्धों को भूमि अनुदान दिया। ठीक है, और भूमि दान का पहला अभिलेखी साक्ष्य, मतलब भूमि अनुदान करने का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमको? नानाघाट अभिलेख से मिलता है। मतलब भारत में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की जो शुरुआत थी वो सातवाहन शासकों ने ही की थी, और इसमें कौन था? सिमुक मुख्य थे। यह सिमुक के भाई कान्ह का पुत्र था। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। ये जो था सतकर्णी प्रथम, यह सिमुक के भाई कान्ह का पुत्र था। ठीक है, कान्ह ने कुछ 6-8 महीना 10 महीना शासन किया। उसके बाद में इसका जो पुत्र था वो शासक बन गया, और उसका क्या नाम था? सतकर्णी प्रथम, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो सिमुक का छोटा भाई था कान्ह, उसी का ये बेटा था, और सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में से एक था ये, आंध्र सातवाहन वंश के शासकों में। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं हाँ, ये देखिए दक्षिणापथ का स्वामी, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिणापथ का स्वामी, अप्रहित का चालक, अप्रहित का चालक, पश्चिमी पति, सातकर्णी, प्रतिष्ठानपति, ये सारी उपाधियां इसने व्यक्ति ने धारण करके रखा हुआ था। किसने? सतकर्णी प्रथम ने। पेरीपल्स ऑफ द इरिथ्रिन सी में इसका वर्णन है। एक किताब थी
पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इसमें इसका वर्णन मिलता है। इसका क्षेत्र विस्तार देखें तो पश्चिमी मालवा, अनूप प्रदेश मतलब नर्मदा घाटी और विदर्भ का जो क्षेत्र है ये यहाँ तक इसका विस्तार था। मालवा शैली की गोल मुद्रा भी जो है इसकी खुदाई के दौरान मिली है। हाथी गुफा अभिलेख जो था, भारतवर्ष शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ। हाथी गुफा अभिलेख है एक, तो इसी में सबसे पहले भारत को भारतवर्ष कहकर संबोधित किया गया और इसका निर्माण किसने किया था? कलिंग नरेश खारवेल ने। ठीक है, कलिंग नरेश कौन थे? खारवेल थे, और खारवेल ने ही काय का निर्माण किया था? हाथी गुफा का, और इसी अभिलेख में भारत को भारतवर्ष नाम का शब्द दिया गया। ठीक है, और सतकर्णी प्रथम को किसने हराया था? इसी कलिंग नरेश खारवेल ने हरा दिया था सतकर्णी प्रथम को, याद रखेंगे। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात नैनिका या नागनिका ने प्रशासन चलाया। ठीक है, जब इनके प्रति मर गए तो नैनिका या जो नागनिका हैं उन्होंने क्या काम किया? खुद ही अपने हाथ में शासन सत्ता की बागडोर संभाल ली और बहुत अच्छे तरीके से संचालित किया। तो मतलब ये भारत की पहली महिला शासिका थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। इनके दो पुत्र हुए, वेदिश्री और सतीश्री, ये इनके पुत्र थे। अब हम देखेंगे सतकर्णी द्वितीय। हाथी गुफा अभिलेख, भेलसा अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, काव्य मीमांसा जो कि राजेश्वर द्वारा लिखित है तथा जो कामसूत्र है वात्स्यायन द्वारा लिखित है, ये दोनों किसके समय लिखी गई? सतकर्णी द्वितीय के समय लिखी गई। याद रखेंगे कौन कौन सा? काव्य मीमांसा जो है कि राजेश्वर द्वारा, और कामसूत्र जो है वात्स्यायन के द्वारा। तो कामसूत्र में जो है काम कलाओं के बारे में बताया, 64 कलाओं के बारे में मुख्यतः इसमें बताया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं द ग्रेट गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो साउथ पे इसमें एक पिक्चर भी बनी हुई है जिसमें हमारे बाल्या बाबू जो हैं उन्होंने इसमें रोल किया है ना। बाल्या बाबू समझ गए होंगे आप लोग, ओवर एक्शन हीरो, है ना। चलिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी, इन्होंने 106 से लगाकर 103 एडी तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने उपाधियाँ क्या क्या धारण की थी? वेणकटक, अद्वितीय ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण, इसको राजा गज और विंध्य नरेश भी कहा गया। त्रिसमुद्र, तोय, पिता वाहन, पिता और वाहन भी कहा गया। त्रिसमुद्र, तोय, पिता और वाहन, इतनी सारी जो उपाधियां आदमी लेकर बैठा हुआ था। कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, त्रिसमुद्र का मतलब होता है जिसकी सेनाओं ने तीनों समुद्रों को क्या कर लिया हो? अपने गिरफ्त में ले लिया हो। ठीक है, तो इधर ये बंगाल की खाड़ी भी इसके अंडर में आ गई थी, अरब सागर भी इसके अंडर में आ गया था, और हिंद महासागर भी इसके अंडर में आ गया था। मतलब तीनों समुद्रों पर अपना कब्जा स्थापित कर चुका था। ठीक है, छोटा शासनकाल था लेकिन बहुत उत्तम शासनकाल रहा। इसने अपने आप को विंध्य, ऋक्षवत, चरियात्रा, महेंद्र, संध्य, अन्य पर्वतों का स्वामी घोषित किया। इसने अपने क्या बोला? अपने आप को विंध्य, ऋक्षवत, चरियात्रा, महेंद्र, संध्य और अन्य पर्वतों का अपने को स्वामी घोषित कर दिया, खुद को इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने वरण, विक्रम, चारु विक्रम, इस तरीके की उपाधियां भी धारण की थी। और विक्रम का मतलब होता है जिसकी चाल सबसे बढ़िया हाथी की तरह हो। मतलब विक्रम का मतलब होता है जिसकी चाल सबसे बढ़िया हाथी की तरह हो। इसने इस टाइप की उपाधियां धारण करके रखी थी। इसकी माता का नाम था वलश्री, और वलश्री के साथ मिलकर इसने शासन चलाया इसने। ठीक, और किस अभिलेख से हमको पता चलता है? नासिक अभिलेख से हमको पता चलता है कि इसने अपनी माता वलश्री के साथ में शासन सत्ता को संभाला। और बौद्ध संघ को इसने अजकालिकी और अजकालिकी, ठीक है, नामक दो गांव इनको क्या किए? दान में दिए। एक ही गांव था, बौद्ध संघ को इन्होंने क्या किए? गांव दान में दिए। कौन से? अजकालिकी और अजकालिकी, है ना, दो एक ही नाम है, मिलते जुलते नाम है। तो ये गांव इसको किसने दान दे दिया? इसने बौद्धों को दान में दे दिया था, बौद्ध संघ को दान में दिया था, है ना, दान में दे दिया था। कार्ले के भिक्षुओं को करंजक नाम के गांव दान में दिए। ठीक है, कार्ले के जो भिक्षु थे, है ना, उसको करंजक नामक गांव दान में दे दिया था। ठीक है, ये भी हमको नासिक अभिलेख से पता चलता है। शक, पल्लव, यवन इसी के समय भारत आए थे। चाहे शक हो, चाहे पल्लव हो, चाहे यवन हो, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय ही भारत आए थे। शक शासक नहपान को हराया, वो मार डाला। शक शासक थे एक, नहपान, उसको किसने मार डाला था? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम, संकर्षण का रूप स्वीकार किया है। ठीक है, कृष्ण, बलराम और संकर्षण। और ये 23वें नंबर का राजा था। किस वंश का? सातवाहन वंश का। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं वशिष्ठी पुत्र या पुलवामी, या इसको पुलवामी भी कहते हैं। इसने कौन सी उपाधि धारण किया था?
दक्षिणापथेश्वर और महाराज की उपाधि धारण किया था, और गौतमी पुत्र सतकर्णी का ये पुत्र था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश को इसने जीत लिया था। क्या किया था इसने? आंध्र प्रदेश को जीत लिया था। इसके अलावा हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं। प्रथम आंध्र सम्राट भी इसको कहा जाता है। किसको? प्रथम आंध्र सम्राट किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, है ना। इनको क्या कहा जाता है? आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। इसके समय ही अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेस्टिनी मतलब रेलिंग का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी के समय अमरावती का जो बौद्ध स्तूप है उसके चारों ओर रेलिंग का निर्माण किया गया। नहपान को मारने के बाद आगे युद्ध की आशंका से बचने हेतु गौतमी पुत्र पुलवामी का विवाह रुद्रादमन की पुत्री से विवाह करना चाहता था। मतलब गौतमी पुत्र जो था सतकर्णी, वो पुलवामी का विवाह किससे करना चाहता था? जो रुद्रादमन नाम का जो शक था उससे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था। लेकिन रुद्रादमन ने पहले ही 2 बार पुलवामी को हरा दिया था युद्ध में, इसलिए वह ऐसे हारने वाले शासक से अपनी बेटी का ब्याह नहीं कराना चाहता था। लेकिन उसी पुलवामी का छोटा भाई था जिसका नाम था शिवश्री, उससे उसने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। किसने? रुद्रादमन ने। और रुद्रादमन का जो वंश का था नहपान, उसको मारा किसने था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। और गौतमी पुत्र सतकर्णी को ये लगता था कि रुद्रादमन बड़ा हंगामा मचाएगा, इसलिए तो उसने क्या काम किया कि रुद्रादमन से संबंध जोड़ लो तो वो कुछ करेगा नहीं। लेकिन रुद्रादमन भी बड़ा चालू था, क्योंकि उसने पहले ही गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र को 2 बार हरा दिया था, और इस कारण वो अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं कराना चाहता था। लेकिन गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो छोटा पुत्र था उससे उसका विवाह करा दिया, जिसका नाम था शिवश्री। शिवश्री सतकर्णी के बारे में देख लेते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी का ये छोटा पुत्र था और रुद्रादमन का दामाद था, और पुलवामी का छोटा भाई था। इसको आप लोग याद रखेंगे। यज्ञश्री सतकर्णी अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। कौन? यज्ञश्री सतकर्णी। रुद्रादमन की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा विजित क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। इसने क्या काम किया? जलयान के लिए जलयान बनाया। किसके लिए? समुद्री व्यापार हेतु। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में वाकाटक वंश का था शासन, और ये महाराष्ट्र रहा। तो इस महाराष्ट्र में, और इस महाराष्ट्र प्लस मैसूर दोनों में जो है उसको एक साथ कहा जाता था कुंतल राज्य। और यहाँ पर किसका राज्य था? यहाँ पे आंध्र सातवाहनों का राज्य था। नीचे हम लोग जो दक्षिण में आते हैं तमिलनाडु की तरफ, तो हमको पल्लव लोग नज़र आते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से थोड़ा हम दक्षिण पूर्व की ओर भी जाते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में भी किसका शासन था? आंध्र प्रदेश में भी आपके आंध्र सातवाहनों का शासन था। और कुछ मात्रा में जो था इक्ष्वाकु वंश के शासकों का भी यहाँ पर शासन हमको देखने को मिलता है। एक चीज़ याद रखेंगे, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का जो काम है, सेतु का जो रूप बनाया, मतलब उत्तर और दक्षिण के बीच में अगर किसी ने सेतु का काम किया है किसी वंश ने, तो वो सातवाहन है। मतलब इन्होंने उत्तर और दक्षिण को जोड़कर एक कर दिया। ठीक है, और इनका जो समाज था ये मातृसत्तात्मक था, और इनकी जो राजनीति प्रणाली थी वो पितृसत्तात्मक थी। हमेशा पुरुष ही क्या बनता था? राजा बनता था। ठीक है, मतलब पिता के बाद में पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता था, राजा बनता था, ये इनके इसमें था। लेकिन समाज में क्या था? ये लोग मात्र सत्तात्मक थे, मतलब महिलाओं को बड़ा महत्व देते थे, और ज़्यादातर शासकों ने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जरूर जोड़ा है। ठीक है, ये इस वंश की एक विशेषता थी। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सातवाहन समाज का जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कैसा उनका एक वो रहा है, हम उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।